आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन में हम बात करने वाले हैं। अब यहाँ से एनसीईआरटी साइंस यानी विज्ञान स्टार्ट हो गया है। अब इसमें देखते हैं करीब 12-14 वीडियो बनाना पड़ेगा। जो आपका एनसीईआरटी के साइंस वाला पोर्शन है, तो ये जो वीडियो होगा ये एनसीईआरटी बेस पर आधारित है, जो सीटेट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इसका बुक भी पीडीएफ के रूप में मिलने वाला जल्द ही है। तो आज के सेशन में हम एनसीईआरटी बेस्ड विज्ञान के पोर्शन को देखते हुए आगे चलते हैं और इससे जो है सीटेट में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। आज का जो पहला टॉपिक है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में भी पहला टॉपिक है मानव शरीर एवं इसकी गतियाँ। यहाँ से भी क्वेश्चन जो है सीटेट में, तो साइंस का जितना भी पोर्शन है सभी को हम धीरे धीरे कवर कर लेंगे। तो मानव शरीर अगर देखा जाए तो यह एक प्रकार का ढांचा है, एक प्रकार का जीव है। और जिस प्रकार जो जैसे छत बनाना हो या कोई घर बनाना हो, उसको बनाने से पहले उसमें पहले नींव भरी जाती है। तो ऐसे ही हमारे शरीर की भी नींव होती है, जिसे हम कोशिका कहते हैं। और कई कोशिका को मिला करके सेल कहते हैं। कई सेल को मिला करके ऊतक बनाते हैं और कई ऊतक मिला करके छोटे अंग तंत्र बनाते हैं और कई अंग तंत्र मिल करके जो है बॉडी का निर्माण करते हैं। और यही अंग तंत्र मिल करके पूरे बॉडी का यानी शरीर का निर्माण करती हैं। अगर इस पे देखो, जैसे सरिया जो है घर बनाने के लिए ढांचा ऐसे बनाया जाता है और उसमें सरिया लगाया जाता है। और जिस प्रकार ये सरिया है उसी प्रकार हमारे शरीर में हड्डी होती है। हड्डी जिस प्रकार सरिया सब चीज़ को बनाए हुए खड़ा करके रखती है, ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर में हड्डी खड़ा करके रखती है। और जो हड्डी को ही अस्थि कहते हैं। अस्थि में कैल्शियम पाया जाता है। ये सभी पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, याद रहना चाहिए, सभी पॉइंट पूछा जाता है। और इस सरिया से ही मंजिल को खड़ा किया जाता है। वैसे ही हम लोगों में भी शरीर को खड़ा करने के लिए अस्थि होती है। अस्थि दो प्रकार के होती हैं, एक कठोर अस्थि, एक मृदु अस्थि। कठोर अस्थि जो हम लोगों के हाथ में, पैर में, रीढ़ की हड्डी, मेरुरज्ज और पसलियाँ, ये सभी जिससे जो सरिया का काम करती हैं, वह जो मजबूत हड्डी होती हैं। और इसमें कुछ जो है शरीर में ऐसी हड्डी होती हैं जो हल्का से मुड़ सकती हैं, जिसको कार्टिलेज कहते हैं। जैसे नाक की हड्डी हो गई, नाक की हड्डी को मोड़ भी सकते हो। कान की हड्डी को भी मोड़ भी सकते हो। अगर देखा जाए शरीर और लाइफ दोनों को एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड किया जा सकता है। शरीर में जिस प्रकार दोनों हड्डी की आवश्यकता है, मजबूत हड्डी की भी और लो हड्डी की भी, उसी प्रकार जो है शरीर में भी मजबूत जो है लाइफ में भी मजबूत चीज़ों की आवश्यकता होती है और सरल यानी मजबूत भी बने रहो और सरल भी बने रहो। अगर जहाँ मजबूत का काम है वहाँ मजबूती से काम करो, और जहाँ जो है नरमता से काम चल जाए वहाँ नरमता से। ऐसे शरीर में जहाँ मजबूत वाली काम वहाँ मजबूत हड्डी का, और जहाँ नरम हड्डी का काम वहाँ कार्टिलेज यानी नरम हड्डी का प्रयोग होता है। अगर नाक देखो मोड़ी जा सकती है, कान भी मोड़ा जा सकता है, क्या पैर को बीच से मोड़ सकते हैं? नहीं। तो अगर सबसे जो है छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपीडस होती है, जो कान में पाई जाती है। सबसे बड़ी हड्डी अगर कहा जाए तो फीमर की
हड्डी होती है। और ये जो हड्डी होती है टोटल कितनी होती हैं, तो बच्चों में देखा जाए तो 360 होती हैं, और हम लोगों में यानी किशोरावस्था या साधारण व्यक्ति में देखा जाए तो 206 होती हैं। और हड्डी का काम पता चल गया। अब जैसे घर बन गया, अब घर बनाने के लिए सरिया, सीमेंट, बालू, ये सब की आवश्यकता होती है। अब घर में जो ईंट लगे होते हैं, ईंट से जोड़ाई होती है, ऐसे हमारे हड्डी में भी होते हैं। और हमारे शरीर को चाहता है विटामिन चाहिए, खनिज चाहिए, ये सब जो है संपूर्ण पोषण आहार के अंतर्गत आते हैं। जो है कार्बोहाइड्रेट चाहिए। अब यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है कार्बोहाइड्रेट काम क्या करता है, तो कार्बोहाइड्रेट वो ऊर्जा देता है। अगर वहीं वसा की बात करें तो अगर वसा ना हो तो चुड़ैन दिखेंगे सब लोग, चुड़ैन, आहा, बिल्कुल डच के पच के जमे शरीर रहेगी, समझ में ही नहीं आएगा आदमी है कि क्या है। जैसे कोई व्यक्ति बिल्कुल 100 साल से ऊपर हो जाए, जो कुछ नहीं खा पी रहा हो, तो उसका हड्डी हड्डी दिखता है, तो वह क्या है, केवल कंकाल बचता है। तो अगर वसा नहीं होता तो बिल्कुल वैसे दिखता। और अगर वसा होता है यानी वसा का कार्य क्या है, तो सुंदरता प्रदान करना। जैसे मकान में जो है सुंदरता कैसे प्रदान की जाती है, तो प्रदान की जाती है उसमें सीमेंट क्या नाम, बालू सीमेंट से सफैया करा करके, अब तो टाइल्स लगा दिया जाता है। ठीक ऐसे ही जो मनुष्य में भी सुंदरता देने का काम कौन करता है, तो वसा करती है। अब वसा के अंदर भी फेयर लवली आ गया, उसको ऊपर से लगा लो। या मर्दों के लिए जो है क्या हैंडसम क्या ऐसे कुछ आता है, उसको लगा लो। तो जिस प्रकार मकान में चमक लाने के लिए आजकल टाइल्स का प्रयोग किया जा रहा है, उसी प्रकार शरीर में चमक लाने के लिए मेकअप का प्रयोग किया जा रहा है। मेकअप मतलब क्या होता है, ब्लैक, जो जहाँ पे चुड़ैन को अच्छे से बनाया जाए उसी को मेकअप कहते हैं। तो जैसे ऐश्वर्या राय है, मतलब ऐश्वर्या राय है, वो विश्व की सबसे सुंदर महिला एक बार बनी थी। तो इनके अंदर अगर वसा नहीं होता तो कैसा दिखता, जो है हड्डी सब कुछ दिखता। अगर एक बार ऐसे मारते पट्ट से ऐसे तो खुद ही तुम्हें चोट लगती। और अगर यही वसा नहीं होती तो फिर शरीर जो है बिल्कुल बेरंग दिखता, कोई उसमें जो है देखते ही डर जाता। और वसा का कार्य समझ में आ गया। जिस प्रकार जो हम मकान में प्लास्टर का काम किया जाता है, उसी प्रकार शरीर में प्लास्टर का काम कौन करता है, तो वसा करता है। सोचो अगर ऐश्वर्या राय के पास वसा खत्म हो जाए तो क्या होगा, सोचने वाली बात है ना। और इसमें जो है मकान में और अधिक चमक लाने के लिए टाइल्स का प्रयोग किया जाता है। तो जो व्यक्तियों में चमक लाने के लिए फेयर लवली और पता नहीं क्या क्या आते हैं, वो सबसे जो है चमक लाई जाती है। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट का क्या काम होता है, तो कार्बोहाइड्रेट जो है ऊर्जा प्रदान करता है। अगर देखो वसा में भी ऊर्जा होती है, जब कार्बोहाइड्रेट में भी ऊर्जा होती है। लेकिन अगर पूछेगा खिलाड़ियों के लिए कौन सी ऊर्जा क्या खाना चाहिए, तो कार्बोहाइड्रेट्स। वसा तब काम करती है जब कार्बोहाइड्रेट ना हो या फिर कई दिन से खाना ना खाया गया हो, तो वहाँ पे जो है वसा कार्य करती है। जैसे अगर कोई व्यक्ति है और इसको जो है वसा नहीं है तो टिचका पिचका दिखेगा, कुछ बिल्कुल अजीब सा दिखेगा, जैसे क्या ही बताया जाए। और अगर वसा है और इसमें ऊर्जा का काम करता है तो कार्बोहाइड्रेट करता है। और विटामिन क्या करता है, एक होता है विटामिन, एक होता है प्रोटीन। तो विटामिन क्या करता है, रोगों से रक्षा करता है। क्या करता है, रोगों से रक्षा। तो शरीर को रोगों से रक्षा कौन करता है, विटामिन करता है। आजकल जैसे जो है छत पे लाने के लिए घर को बनाया जाता है, उसको दिखाया जाता है इसकी रक्षा करे बारिश से, ये सीमेंट लगाएं, वो सीमेंट लगाएं। ठीक उसी प्रकार बॉडी का जो है रक्षा करने के लिए कौन सा चीज़ प्रयोग में आता है, तो विटामिन। और अगर वहीं प्रोटीन देखा जाए तो प्रोटीन, ये जो क्रियाएं होती हैं शरीर की, वो सभी क्रियाओं को करने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इसमें एक चीज़ अभी मिलेगा आगे, आहारी रेशे। आहारी रेशे का भी काम क्या होता है, तो पाचन क्रिया में सहायता प्रदान करना। तो जो शरीर होता है, अब इसमें मेन टॉपिक पर आते हैं।
हड्डी, जहाँ पर दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े हों, यानी जैसे कोहनी कोहनी पर यहाँ जुड़ाव होता है और यहाँ पे घुटना हो गया, यहाँ गर्दन हो गया, यानी जहाँ जोड़ होता है उसी को क्या कहते हैं, तो संधि कहते हैं। जैसे मकान में भी संधि करने के लिए जब सरिया का संधि किया जाता है तो वहाँ पे 2-4 और एक्स्ट्रा पॉइंट लगा दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार शरीर में जैसे कोहनी हो गई, उंगली के बीच में और गर्दन में, ये सभी को जहाँ एक हड्डी दूसरे हड्डी से जुड़े होती है उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। हड्डी हड्डी को जोड़ना और मांस हड्डी को जोड़ना, ये सभी आगे देखते हैं। अब जो संधि होती है वो कई प्रकार से होती है। पहली एक संधि होती है कंदुक-हल्का संधि। कंदुक-हल्का संधि क्या है, तो इसमें जो है कंदु मतलब होता है गेंद, खलिका संधि जिसमें जो है एक गेंद जैसा होता है। कंदुक-हल्का संधि में जैसे ये हड्डी है उसके अंदर होल बना हुआ है और ये जो हड्डी का ऊपरी सिरा इसी में चला जाएगा और इसी में बैठ जाएगा। जैसे देखो खूंटी अगर हम लोग गाड़ देते हैं और खूंटी में गाड़ करके उसी को पूरा बढ़िया से हिला दे, चारों तरफ क्या करें, हिला दें, तो खूंटी निकलेगी भी नहीं और अच्छे से उसमें क्या करेगी, गति करेगी। ठीक इसी प्रकार जो है गर्दन होती है, गर्दन में भी ऐसे ही होती है। तो कंदुक-हल्का जो संधि है कि यह इस हाथ में जो है मतलब एक ऐसा हड्डी जिसमें होल हो, जिससे हम गुहिका या श्रवण मेखला जो हड्डी वहाँ पे है, और अस्थि का गोल सिरा जो फीमर है वह जाके जुड़ता है किस प्रकार, कंदुक-हल्का संधि द्वारा। और एक अस्थि का गेंद वाला गोल हिस्सा दूसरे अस्थि कटोरी रूपी गुहिका में धंसा हुआ, और इस प्रकार की संधि सभी दिशाओं में क्या करती है, गति कर सकती है। जैसे दीवार में अगर एक कील ऐसे गाड़ दिया जाए और कील को पूरा बढ़िया से चारों तरफ घुमा दिया जाए, तो जिस प्रकार ये गति होती है, ठीक इसी प्रकार हमारे हड्डी में भी जैसे ये कोहनी है, कोहनी को हम चारों तरफ घुमा सकते हैं। कोहनी कह रहे हैं, हैंड जो हाथ है, हाथ को हम चारों तरफ घुमा सकते हैं। तो यहाँ पे कौन सी संधि होती है, तो कंदुक-हल्का संधि। उसके बाद धुरांध्र संधि क्या होती है, धुरांध्र संधि। धुरांध्र गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि को धुरांध्र संधि कहते हैं। इसके द्वारा सिर आगे पीछे दाएं बाएं घुमा सकते हैं और धुरांध्र संधि में बेलनाकार अस्थि छल्ले में घूमती है। जैसे यहाँ गर्दन के पास कौन सी संधि पाई जाती है, तो धुरांध्र संधि पाई जाती है। अब जैसे कोई ऐसे कील है उसको जो है ऐसे कर दिया जाए, मतलब जो अगर पूछेगा गर्दन में कौन सी संधि होती है, तो धुरांध्र संधि होती है और इसमें बेलनाकार छल्ले से स्थित होती हैं और ये गर्दन को चारों तरफ हम लोग, चारों तरफ नहीं 3 तरफ, दाएं बाएं और आगे जो है घुमा सकते हैं। आगे है हिंज संधि। हिंज संधि क्या है, तो जो दरवाजा सभी लोग देखे होंगे, दरवाजा जैसे ऐसे दरवाजा है, ये एक बार इधर ले जा सकते हो और इधर ले जा सकते हो और कुछ सीमा तक ही जाएगा और सीमा के उधर करोगे दरवाजा क्या हो जाएगा, पट्टे से टूट जाएगा। इसी प्रकार जैसे कोहनी होती है, इसको एक तरफ ही घुमा सकते हो ऐसे, और बाई चांस यहाँ तक ले और इसके इधर ले जाओगे नीचे तो क्या करेंगे, यहाँ से पट्टे से टूट जाएगी। तो कोहनी में कौन सी संधि होती है, तो हिंज संधि होती है। और जिस प्रकार दरवाजों को केवल एक ही तरफ खोल सकते हो, उसी प्रकार हिंज संधि की केवल एक ही तरफ गति करती है। अगर दोनों तरफ गति कराए तो गति नहीं होगी और जबरदस्ती किए तो टूट जाएगी। तो हिंज संधि क्या है, हिंज संधि कहाँ पाई जाती है, तो जो कोहनी में पाई जाती है और यह जो है एक दिशा में गति करती है। उसके बाद अचल संधि क्या होती है, यानी ऐसे संधि जहाँ पे एक बार संधि हो गई वहाँ पे कोई भी गति नहीं हो रही है, वहाँ पे अचल संधि होती है। जैसे अस्थियाँ इन संधियों पर हिल नहीं सकती, यानी अचल संधि है तो उस पर जो हड्डी गति नहीं कर सकती। ऐसी हड्डियों को अचल संधि कहते हैं। जब आप अपना मुंह खोलते हैं तो आप नीचे जबड़े के सिर से दूर ले जाते हैं, ऊपरी जबड़े को कपाल के मध्य जो है अचल संधि है, जो यहाँ पे कपाल के मध्य में एक संधि है,
वहाँ पे अचल संधि है। एक्सरे चित्र में हमारे शरीर की अस्थियों की आकृति का पता चलता है और अपनी अंगुलियों को मोड़िए, यह अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बनी जिन्हें कार्पेल कहते हैं। जो हम लोगों का हाथ का पंजा है यह भी कई प्रकार के मिलन से बना होता है और इसे क्या कहते हैं, ये दो भागों में ऐसे होती है और यहाँ पे जो है इसे क्या कहा जाता है, तो कार्पेल कहा जाता है। पसलियाँ विशेष रूप से मुड़ी हुई वक्ष यानी सीना जो होता है हम लोगों का के अस्थि एवं मेरुदंड से जुड़कर बक्से की रचना करती हैं। इस शंखरूपी बक्से में को पसली पिंजर कहते हैं और वक्ष के दोनों तरफ 12 पसलियाँ होती हैं। हमारे शरीर के कुछ महत्वपूर्ण अंग इससे सुरक्षित होते हैं। जैसे हम लोग अगर हैं ऐसे सीना पे जो है यहाँ पे हड्डी इस प्रकार रहती है और ये संख्या में 12 रहती हैं और इसी के अंदर जो महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट हम लोगों का अंग है वही रखा जाता है, वही रहता है। जैसे हृदय, फेफड़ा, किडनी, ये सब कहाँ होते हैं, तो एक सुरक्षा कवच यानी पसलियों के अंदर होते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं आओ दम हो तो मारो, हम लोग सीना पे मारते हैं, अगर वहीं सीना पे हड्डी ना होती तो जितना कस के हम लोग कहते आओ मारो, दम हो तो मार के दिखाओ, जो हम लोग ऐसे पट्ट से मारते हैं इतने में हम खुद ही फ्लैट हो जाते हैं। लेकिन इसकी सुरक्षा करने के लिए भगवान ने एक अलग ही इंतजाम किया है, क्या, तो यहाँ पे पसली का निर्माण कर दिए हैं। अगर देखा जाए ये मानव शरीर कितने विधिवत से अच्छे से बना हुआ है और इसको संजो के रखे जाए या नेचुरल के अनुरूप रखा जाए तो ये जो है शरीर हम लोगों के लिए बहुत फायदेमंद करेगी। और अगर नेचुरल के विपरीत किए तो शरीर में रोग उत्पन्न होने लगते हैं। तो ये बातें पसलियाँ वाला समझ में आ गई होगी। तो पसलियों के अंदर क्या आते हैं, हृदय, फेफड़ा, किडनी, ये सभी होते हैं। मेरुदंड यह अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बना होता है। मेरुदंड क्या होता है, तो पीठ के बीचों बीच जो एक सीधी ऐसे रेखा गई है उसी को क्या कहते हैं, मेरुदंड कहते हैं। और जिसे कशेरुका, यह छोटी छोटी अस्थियों से बना होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कशेरुका कहते हैं, ऐसे बना होता है। और मेरुदंड 33 कशेरुकाओं का बना होता है। पसली पिंजर भी वक्ष क्षेत्र इन अस्थि से जुड़ा है। खोपड़ी अनेक अस्थियों से के एक दूसरे से जुड़ने से बनी है। यह हमारे शरीर के अति महत्वपूर्ण अंग मस्तिष्क को परिबद्ध करते हुए उसकी सुरक्षा करती है। कंकाल के कुछ अतिरिक्त अंग हैं जो हड्डियां जितने कठोर नहीं होते हैं, जिन्हें मोड़ा जा सकता है, उन्हें कार्टिलेज यानी उपास्थि कहते हैं। कान के ऊपरी भाग में उपास्थि होती है, नाक का जो होता है उसमें भी उपास्थि होती है और अस्थि को गति प्रदान करने के लिए 2 पेशियां संयुक्त रूप से कार्य करती हैं और अपने ऊपरी भुजा में कुछ परिवर्तन अनुभव करते हैं। दूसरे हाथ से छूकर इसे देखिए, क्या आपको उभरा हुआ भाग दिखाई देगा, इसे पेशी कहते हैं। अगर जो हम लोग कहते हैं ना बच्चे छोटे, आओ देखो मुझे कितना मांसपेशी है, इतना पावर बॉडी है, तो बॉडी को जो हाथ का मसल्स है उसको हम लोग क्या कहते थे, बॉडी। तो बच्चे अब जो छोटे बच्चे तो कहते आओ देखो मेरी बॉडी कितनी, आपकी बॉडी कितनी, मिलाओ। तो ऐसा होता है। और संकुचन की अवस्था में पेशी छोटी, कठोर एवं मोटी हो जाती है। यह अस्थि को क्या करती है, खींचती है। और अस्थि जो बॉडी होती है, अगर एक प्रश्न पूछ लिया जाए जब थकान होती है तो बॉडी में कौन सा अम्ल आ जाता है, तो लैक्टिक अम्ल आ जाता है। और जो हमारा शरीर है उसमें ऊर्जा का काम कौन करता है, तो अगर देखा जाए शरीर में जलने वाली चीज़ क्या है, तो O2 है। हमारे शरीर में एक O2 और एक CO। CO को कार्बन मोनोऑक्साइड यानी दम घोंटू गैस भी कहते हैं। और जो CO होता है यह, और जो गैसों को ले आने का काम कौन करता है, तो Hb करता है। Hb यानी हीमोग्लोबिन।
अगर इसको हम लोग कहें तो हीमोग्लोबिन की पहली वाली लवर कौन है, पहली लवर कौन है तो CO है, और HB की दूसरी लवर कौन है तो O2 है। जब CO को, हालांकि हमारे शरीर में ऊर्जा बनाने का काम कौन करता है तो O2 करता है। अगर O2 शरीर में नहीं रहेगा तो ऊर्जा नहीं बनेगा। इसका थोड़ा सा हम एक कहानी सुनाते हैं, फिर सारी पॉइंट समझ में आ जाएगा। वायु को ले जाने का काम HB करता है, और HB का पहला वाला कौन है, O2 है, CO है, O2 नहीं है, CO है, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। और इसका जो अगर कह सकते BB कौन है तो O2। BB को केवल वैसे ज़बरदस्ती ढोना पड़ता है, जबकि लवर को लेकर के सब लोग एकदम मस्त हो जाते हैं। और अगर BB को देखा जाए तो फ़ायदा नुकसान नहीं, फ़ायदा पहुंचाती है। और लवर ओनली क्या करती है, लड़के को कंगाल करती है, जितना रहता है सब चाट लेती है। कभी डॉगी लेना है, कभी पिज्ज़ा खाना है, कभी जो है बर्गर खाना है, कभी जो है क्या ही किया जाए, तो कुछ ना कुछ हमेशा गिफ्ट देना ही पड़ता है। मैं तो कहता हूँ जितना गिफ्ट सब लोग लवर को देते हैं, अगर उतना गिफ्ट, उसका आधा ही गिफ्ट अपनी बीवी को देने लगें तो बेचारी बिल्कुल अपने आप में बिल्कुल बहुत खुशी सब महसूस करेगी। तो HB जो है इसको अपने लाइफ से रिलेट करके भी जोड़ सकते हो, बहुत अच्छा है। जब अब हमारे शरीर में एनर्जी का, ऊर्जा का काम कौन करता है तो O2 करता है, जबकि ऊर्जा नहीं देने का काम कौन करता है तो CO करता है। कौन करता है, CO करता है। अब वहीं अगर हम देखें तो O2 हमारे शरीर में ऊर्जा बनाता है। O2 एक ज्वलनशील गैस है। अगर शरीर में O2 जाती है तो HB उसको ले जाके पूरे शरीर तक ले जाती है, और पूरे शरीर तक ले जाने के बाद उसमें जो है शरीर में आंतरिक या जो है माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गाल्जिका, राइबोसोम, ये सब जो है मिल करके खाना वाना बना करके आपस में बंटवारा करके खाते पीते रहते हैं, जबकि CO कोई ऊर्जा नहीं बनाता है। अगर ऊर्जा बनाने का काम कौन करता है तो O2 करता है, और ऊर्जा ना बनाने का काम जो CO क्या करता है, कुछ नहीं। और जिस प्रकार लवर होती है ओनली खाती हैं और कुछ देती नहीं है, ठीक उसी प्रकार जो CO है। HB जब हम लोग CO निकलता कहाँ से है तो मोटर गाड़ी हो गया, चरपहिया हो गया, इंजन हो गया, इन सभी से जो गैस वो निकलते उसे CO गैस कहते हैं। CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। अब जैसे हम अगर कहीं चले जाते हैं, जो गाड़ी के आसपास का जो धुआं होता है वह बहुत मस्त महकता है। वह जो भी चीज़ अच्छी लगती है देखने में या अच्छी होती है वह सबसे बड़ी घातक होती है। तो जब यह HB CO को पाता है तो भूल जाता है कि मुझे अब क्या ले जाना है। बोलता है चलो अब मैं तुम्हें पूरा शरीर का, पूरा देश का भ्रमण कराता हूँ, यहाँ पिज्ज़ा खिलाता हूँ, वहाँ का समोसा मस्त है, वहाँ का जो है बिरयानी मस्त है, चलो पूरा हम घुमाते हैं। अब CO के पा कर के ये मस्त हो जाता है, लेकिन CO से तो ऊर्जा तो बनेगी नहीं, ऊर्जा बनेगी तो O2 से बनेगी। अब ये CO को पा कर के मस्त हो जाता तो दिमाग, अरे कहाँ जा रहा चुट्टा, इधर आ, ये तुम्हें O2 के ले जाना, ये भूल से CO को ले लिया है। बोलता नहीं अभी शांत रहो, अभी मेरी वाली मस्त है, तो लेकर के पूरा घूमता है, और बॉडी धीरे 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 क्या होने लगती है, जब ऊर्जा बनेगा ही नहीं, ऊर्जा बनेगा नहीं तो सारा सिस्टम काम करना बंद कर देगा, और सारा सिस्टम जब काम करना बंद कर देगा तो अपने आप शरीर में क्या हो जाएगी, अचानक गिर के मृत्यु हो जाती है। और दिमाग समझाते हुए कहेगा अरे चुट्टा इसको ले जा, इसको ले जा, इसको ले जा, तो वो मानेगा ही नहीं। वो तो अपना पाया है जो है पहला वाली को तो मस्त है। तो O2 भी बेचारा ताकत टकर टाकते रहता है, अब मैं क्या करूं, मैं जाऊंगा नहीं तो ऊर्जा कैसे जाएगी। तो ये इसी प्रकार जो व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, और दिमाग चिल्लाते रहता है, HB ध्यान ही नहीं देता है। तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं, दम घोटू गैस कहते हैं। बातें समझ में आई होगी, दम घोटू गैस क्यों कहते हैं और O2 क्या है। तो प्रश्न पूछेगा ऊर्जा बनाने में मदद कौन सी गैस करती है, O2, और ढोने का काम कौन करती है तो हीमोग्लोबिन। ऊर्जा नहीं बनाने का काम कौन करती है, CO, और इसीलिए CO को क्या कहते हैं, दम घोटू गैस कहते हैं। तो जो भी चीज़ अच्छी लगे उसको तुरंत वहाँ सजग हो जाना चाहिए। जंतुओं की चाल, जंतुओं की चाल कह लें या व्यक्तियों की चाल कह लें, तो मतलब जो जंतुओं की चाल है
सीटेट के साइंस पोर्शन में यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के सेशन में हम इसी को देखते हुए आगे चलेंगे, देखेंगे कि कौन कौन से जंतु की कैसी चाल है। जैसे केचुआ हो गया, केचुआ कैसे चलता है? तो केचुओं का शरीर एक सिरों को दूसरे सिरे से सटाकर रखे गए अनेक छल्ले से बना हुआ प्रतीत होता है। केचुआ जैसा दिख रहा, रिंग की तरह रहता है और यह लगता है कि एक एक भाग जो है सटा करके ऐसे रखा गया है। और केचुए में अस्थियां नहीं होती हैं, परंतु इसमें पेशियां होती हैं। केचुए में अस्थियां नहीं होती हैं, लेकिन पेशियां क्या होती हैं? होती हैं, जो इनके शरीर के घटने और बढ़ने में सहायता करती हैं। केचुओं के अगर देखे होंगे तो उस पर रिंग जैसा आकार होता है, यानी कई सारे रिंग जैसे आपस में बॉडी कई रिंगों में टूटी फूटी है और उन सभी रिंगों को जोड़ करके केचुए का निर्माण हुआ है, ऐसा प्रतीत होता है। और केचुए में हड्डी नहीं पाई जाती हैं और केचुआ जो है कभी छोटा, जैसे चलना रहेगा तो छोटा रहेगा, फिर कभी इतना बड़ा हो जाएगा, फिर यहाँ से सिकुड़ जाएगा, यानी मांसपेशियों के कारण यह जो है सिकुड़ता है। और इसके शरीर में चिकने पदार्थ होते हैं। इसका शरीर टच करने पर कैसा होता है? तेली जैसा होता है, चिकना होता है। इसे चलने में सहायता करता है। और जो चिकना भाग होता है, चिकनाई जो इसके शरीर में होती है, जिससे इसी चिकनाई के कारण यह जो है चलने में चिकनाई सहायता करती है। इसके शरीर में छोटे छोटे अनेक सूल यानी सूक बाल जैसी आकृति होती हैं। ये सूक पेशियों से जुड़े होते हैं। ये सूक मिट्टी में जड़ की पकड़ को मजबूत करते हैं। केचुए के अंतर शरीर में कौन कौन से क्या होते हैं? तो छोटे छोटे अनेक सूल यानी बाल जैसी आकृति होती है, जो पेशियों से जुड़े होती हैं और ये सूक मिट्टी की पकड़ को क्या करती हैं? मजबूत करती हैं। जैसे अगर केचुआ कोई होता है मिट्टी के अंदर, उसे निकालोगे तो निकलेगा नहीं, पहले टाइट होता चला जाएगा, टाइट मतलब बड़ा होता चला जाएगा। अब जब बहुत ज़्यादा खींच लोगे तो धीरे धीरे निकलेगा, नहीं तो हो सकता है टूट जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें बाल जैसी आकृति सूख पाए जाते हैं, जो इनकी जकड़ को क्या मतलब इसकी पकड़ को मजबूत बनाते हैं। और केचुआ वास्तव में अपने रास्ते में आने वाले मिट्टी को खाता है और इसे कुछ नहीं होता, ना आँख होता, ना दांत होता, कुछ नहीं होता है। और यह अगर कहीं जा रहा तो जो मिट्टी पा गया वही मिट्टी क्या कर लेता है? खा लेता है। इसका शरीर अनपचे पदार्थ को बाहर निकाल देता है और शरीर जो पचा नहीं भोजन होता है उसे क्या कर देता है? बाहर निकाल देता है। केचुए द्वारा किया गया यह कार्य मिट्टी को उपजाऊ बना देता है, जिससे पौधों को क्या होता है? फायदा होता है। इसीलिए केचुआ को किसान का मित्र भी कहा जाता है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि किसान का मित्र किसे कहा जाता है? तो केचुआ को। आगे घोंघा। घोंघा कैसा होता है यानी कैसे चलता है, इसके बारे में देखते हैं। जैसा कि फिगर में आप सभी लोग देख रहे हैं, ये घोंघा है और ये ऊपर से एक खोली होती है, बाह्य कंकाल होता है। अगर हम कंकाल के आधार पर जीवों को देखें तो दो प्रकार से होते हैं, एक बाह्य कंकाली जीव, एक आंतरिक कंकाली जीव। बाह्य कंकालिक जीव यानी जिसके कंकाल बाह्य होते हैं, और आंतरिक कंकाली जीव यानी जिसके जीव के अंदर कंकाल पाए जाते हैं। बाह्य कंकाल जैसे केकड़ा हो गया, घोंघा हो गया, कछुआ हो गया, मच्छर, यानी जिसको ऐसे टच करोगे
अटैच करने पर कड़ा महसूस हो, उस वह जो बाह्य कंकाल के अंतर्गत आता है। जैसे खटमल हो गया, ये सब पॉइंट याद रख लेना। खटमल हो गया, मच्छर हो गया, चींटी हो गई, मक्खी हो गई, चिवटा हो गया, केकड़ा हो गया, घोंघा हो गया, कछुआ हो गया, यानी जिसको टच करने पर जिसका बाहरी भाग कड़ा हो। बिच्छी हो गई, अब बिच्छी को टच करने मत जाना, नहीं तो तुम्हें ही ठंडा कर देगी, कड़ा कर देगी। तो ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? तो बाह्य कंकाल के अंतर्गत आते हैं, यानी वह जीव जिसके कंकाल बाहर हो बाह्य कंकाली कहलाते हैं। आंतरिक कंकाल में आंतरिक कंकाल जीव को अगर छुओगे, टच करोगे, तो उसका जो है नरम लगेगा। कैसा लगेगा? नरम लगेगा, नरम लगेगा। जैसे आदमी हो गया, गाय, पशु, पक्षी, मछली, हाथी, घोड़ा, यानी जिसको भी टच करने के बाद कड़ा ना प्रतीत हो, वह जो है आंतरिक कंकाल के अंतर्गत आते हैं। हम लोगों की हड्डी क्या है? शरीर के अंदर है, इसलिए हम लोग आंतरिक कंकाल के, गाय हो गया, भैंस, ये सभी के कौन से कंकाल होते हैं? आंतरिक कंकाल। अब घोंघा को देखते हैं, यह भी एक बाह्य कंकाली जानवर है। इसकी पीठ पर गोल संरचना होती है, इसे बाह्य कवच कहते हैं। और यह घोंघे बाह्य कंकाल है, देखो बाह्य कंकाल है, परंतु यह अस्थियों का बना नहीं होता। यह कवच एकल एकक होता है और यह घोंघे को चलने में सहायता नहीं करता, यह घोंघे के साथ खींचता जाता है। चलने के लिए अंदर ये पॉइंट जो है ये चलने में मदद करता है, जबकि ये सुरक्षा प्रदान करता है। और जिसका भी हड्डी बाहर होते हैं उसे बाह्य कंकाल कहते हैं। आगे तिलचट्टा, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन। तिलचट्टा भी कैसा है? तो बाह्य कंकाली है। जिसको भी टच करोगे, अगर देखोगे ये ठंडा मतलब कड़ा लगेगा, तो यह कैसा होगा? बाह्य कंकाली होगा। अब कस के मत छूना ऐसे कि मतलब वो बेचारा मर ही जाए, तो छोटा सा कीड़ा ही है, तो उस हिसाब से टच करोगे। बिच्छी का डंक देखे अब बिच्छी को अगर टच करोगे ऐसे होती है, ये भी क्या होती है? तो बाह्य कंकाल। इसको टच करने मत जाना, नहीं तो खुद ही तुम्हें ठंडा कर देगी। आगे देखते हैं, तिलचट्टा जमीन पर चलता है, दीवार पर चढ़ता है और वायु में उड़ता भी है, यानी यह चलकर भी चलता है और उड़कर भी चलता है। इनमें 3 जोड़ी पैर होते हैं जो चलने में सहायता करते हैं। इसका शरीर कठोर बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है। यह बाह्य कंकाल विभिन्न एककों की परस्पर संधियों द्वारा बनता है, जिसके कारण गति संभव हो पाती है। तो तिलचट्टा के पास कितने पैर होते हैं? 3 जोड़ी होती हैं, और यह दीवार पर चल भी सकता और उड़ भी सकता है। वक्ष से 2 जुड़े पंख जुड़े होते हैं। इसके वक्ष से कितने पंख? 2 जोड़े पंख भी होते हैं। अगले पैर सकरे और पिछले पैर चौड़े बहुत पतले होते हैं। तिलचट्टे में विशिष्ट पेशियाँ होती हैं। पैर की पेशियाँ उन्हें चलने में सहायता करती हैं। वक्ष की पेशियाँ तिलचट्टे को उड़ने के समय उसके पैर को गति देती हैं। इसका पूरा अलग अलग काम है। आगे के पैर कैसे हैं? छोटे हैं और पीछे के पैर बड़े हैं। तो पैर का निर्माण जो है बनावट उसी हिसाब से है, ताकि जो है दिक्कत ना हो। आगे देखते हैं पक्षी। पक्षी में बत्तख तथा हंस कुछ पक्षी जल में तैरते हैं
और उड़ते भी हैं। पक्षी इसलिए उड़ पाते हैं क्योंकि उनका शरीर उड़ने के लिए अनुकूलित होता है। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, पंछी क्या हो करते हैं तो उड़ते हैं। और इनकी हड्डियाँ कैसी पाई जाती हैं तो खोखली पाई जाती हैं। और यह इनके प्रश्न पूछा जाता है, जो पंख होते हैं वह क्यों होते हैं तो शरीर की गर्मी को बनाए रखने के लिए होती हैं। पंख के दो काम होते हैं, एक प्राथमिक काम होता है और दूसरा द्वितीयक काम। प्राथमिक काम क्या है, शरीर की जो है तापमान को बनाए रखना, और द्वितीयक काम है अगर है तो उड़ जाते हैं तो उड़ जाते हैं, ये द्वितीयक काम है। अब बत्तख तथा हंस जल में भी तैरते हैं। जो इनके जल में तैरने का कारण क्या होता है, यानी इनके पैर में क्या पाए जाते हैं तो जो बत्तख और हंस के पैर में पाद जाल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, पाद जाल पाए जाते हैं। ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, याद रखना। क्या पाए जाते हैं, पाद जाल। पक्षी इसलिए उड़ जब पाते हैं क्योंकि उनका शरीर उड़ने के लिए अनुकूलित होता है। अब इनका शरीर जो है बनावट ही ऐसा होता है जिससे यह क्या करते हैं, उड़ जाते हैं। उनकी अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं जिनके कारण उनकी अस्थियां हल्की परंतु मजबूत होती हैं। अब ये उड़ने में सहायता करें इसलिए इनकी हड्डियां कैसे क्या पाए जाते हैं, वायु को प्रकोष्ठ पाए जाते हैं जिससे यह आसानी से उड़ सकें। पश्चपाद पैरों की अस्थियां चलने एवं बैठने के लिए अनुकूलित होती हैं। अग्रपाद में अस्थियां परंपरागत रूपांतरित होकर पक्षी के पंख बनाती हैं। कंधे की अस्थियां मजबूत होती हैं। जो इनके अग्रपाद होते हैं वह रूपांतरित होकर क्या बन जाते हैं, जैसे हम लोगों का हाथ है लेकिन पक्षियों के हाथ जो है रूपांतरित होकर पंख बन जाते हैं। और इसकी जो कंधे की अस्थियां होती हैं पक्षियों के, ये मजबूत होती हैं और वक्ष की अस्थियां उड़ने वाली कुछ पेशियों को जकड़े रखने के लिए विशेष रूप से रूपांतरित होती है तथा पंखों को ऊपर नीचे करने में क्या करती हैं, सहायता करती हैं। जो पेशियों की जकड़ वाली होती हैं वो कैसी होती हैं, तो रूपांतरित होती हैं जिससे पंख को जल्दी जल्दी हिला सके और आसमान में उड़ सके। तो पक्षी कैसे जल्दी चल भी सकती है और उड़ भी सकती है। आगे है मछली। नाव की आकृति काफी सीमा तक मछली जैसी है। मछली का सिर एवं पूंछ उसके मध्य भाग की अपेक्षा पतला एवं नुकीला होता है। मछली का सिर व पूंछ कैसे होते हैं तो मध्य भाग की अपेक्षा कैसी होती है, पतली होती है। मध्य भाग थोड़ा सा मोटा होता है जबकि जो अग्रभाग और पश्च भाग है ये जो है कैसी होती है, थोड़ा पतली होती है। शरीर की ऐसी आकृति धारा रेखी कहलाती है। ये जो रेखा मतलब शरीर की बनावट है यह क्या कहलाती है तो धारा रेखीय कहलाती हैं। मछली का कंकाल दृढ़ पेशियों से ढका होता है। किससे ढका होता है तो दृढ़ पेशियों से ढका होता है। मछली के शरीर पर और भी पंख होते हैं जो तैरते समय जल में संतुलन बनाए रखते हैं एवं दिशा निर्धारण में सहायता करते हैं। ये जो मछली हैं इनमें पैर मतलब ये जो और भी पंख होते हैं जो इनको जो है बैलेंस बनाने में सहायता करते हैं। गोताखोर अपने पैरों में इन पंखों की तरह के विशेष अरित्र पहनते हैं जो उन्हें जल में तैरने में सहायता करते हैं। जो गोताखोर होते हैं वह भी इन्हीं के अनुसार क्या करते हैं, पहने रहते हैं ताकि जो है तैरने में आसानी रहे।
तो मछली की बनावट कैसी है? तो नाव जैसी है, आगे से पतली, पीछे से पतली और बीच में मोटी, और इनके अंदर पंख पाए जाते हैं जो बैलेंस बनाने के काम आते हैं। उसके बाद देखते हैं सांप। सांप का मेरुदंड लंबा होता है। जो सांप का मेरुदंड क्या होता है? मेरुदंड मतलब रीढ़ की हड्डी। तो सांप की मेरुदंड कैसी होती है? तो लंबी होती है। शरीर की पेशियां क्षीण एवं असंख्य होती हैं। शरीर की पेशियां कितनी होती हैं? असंख्य होती हैं और क्षीण होती हैं। ये परस्पर जुड़ी होती हैं, चाहे वे दूर क्यों ना हो। पेशियां, मेरुदंड, पसलियां एवं त्वचा को भी एक दूसरे से जोड़ती है। सर्प का शरीर जिस प्रकार अभी केचुए का रिंग की तरह होता था, उसी प्रकार अनेक वलय से इसका भी शरीर जुड़ा होता है। सर्प का प्रत्येक वलय उसके आगे की ओर ढकेलता है। वलय क्या करता है? तो सर्प को आगे की तरफ ढकेलता है। इसका शरीर अनेक वलय से बनता है और आगे की ओर वलय क्या करता है? धक्का देता है। इस कारण सर्प बहुत तेज गति से आगे की ओर चलता है, परंतु सरल रेखा में नहीं चल सकता। एक प्रश्न यह पूछा जाता है कि कौन सा जानवर सरल रेखा में नहीं चल सकता? सरल रेखा क्या है? तो बिल्कुल सीधे जाना, ये सरल रेखा है। जबकि सांप को देखोगे तो ऐसे टेढ़े मेढ़े भागता है, क्योंकि अगर टेढ़े मेढ़े नहीं जाएगा तो वह जो है चल ही नहीं पाएगा। तो टेढ़े मेढ़े चलता क्या है? सांप है। ऐसे और तो इतनी बातें समझ में आई होगी। आगे देखते हैं आवास एवं अनुकूलन। तो आवास एवं अनुकूलन, यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो जानवर हैं उनके आवास से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखते हैं हम इसको। समुद्र में जंतु तथा पौधे लवड़ी जल खारे पानी में रहते हैं। कुछ पौधे खारे पानी में रहते हैं, कुछ मरुस्थल में पाए जाते हैं, कुछ उष्णकटिबंधीय एरिया में पाए जाते हैं, कुछ जल में पौधे पाए जाते हैं। तो सभी के अलग अलग रहने का स्थान है। अलग अलग रूप से हर व्यक्ति जो है, हर पेड़ पौधे, हर जीव का अपना एक अलग अलग आवास और अनुकूल होते हैं। आवास मतलब रहने का स्थान और अनुकूल मतलब अनुकूल होना। तो ऐसा मतलब कहाँ, जहाँ पे कोई जानवर कहाँ पे कैसा अनुकूल है उसके लिए। जैसे हम लोग अभी यहाँ रह रहे हैं, अनुकूलित हैं। जंगल में नहीं रहने का अनुकूलित है तो वहाँ पे नहीं रह पाएंगे। समुद्र में जंतु तथा पौधे लवड़ी जल खारे पानी में रहते हैं। जो समुद्र में जंतु होते हैं और पौधे होते हैं वह लवड़ी जल में रहते हैं, खारे पानी में रहते हैं, और अगर इधर आएंगे तो रह ही नहीं पाएंगे। तथा श्वसन के लिए जल में विलेय वायु ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। जो पेड़ पौधे समुद्र के में रहते हैं वह खारे पानी का प्रयोग करते हैं और उसमें जो ऑक्सीजन का प्रयोग करने के लिए पानी से ही ये सब जो है ऑक्सीजन लेते हैं। ऊँट की शारीरिक संरचना उसे मरुस्थलीय परिस्थितियों में रहने योग्य बनाती है। ऊँट के पैर लंबे होते हैं जिससे उसका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहता है। उनमें मूत्रोत्सर्जन की मात्रा बहुत कम होती है तथा मल शुष्क होता है। उन्हें पसीना भी नहीं आता क्योंकि शरीर से जल का ह्रास बहुत कम होता है, इसलिए जल के बिना भी अनेक दिनों तक रह सकते हैं। रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? तो ऊँट को ही कहा जाता है। ऊँट में अत्यधिक गर्मी पड़ने लगती है और ऊँट जो है मरुस्थल में अधिक गर्मी पड़ने लगती है। मरुस्थल में जल नहीं पाया जाता है, जिससे वहाँ ऐसा जानवर हो जहाँ भी पानी कम पीता हो और कई दिनों तक पानी ना पिए। तो उसमें जो है ऊँट एक ऐसा जानवर है जो वहाँ पे रहने के लिए
अच्छा है, क्योंकि इसके अंदर पानी की जो है पानी कम पीता है और यह मूत्र उत्सर्जन भी बहुत कम करता है, पसीना भी नहीं निकलता है, इसलिए जो पानी की खपत इसके अंदर बहुत कम होती है। तो ऊँट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। अब मछलियाँ का शरीर चिकने सल्कों से ढका होता है। ये सल्क मछली को तो सुरक्षा प्रदान करते ही हैं, साथ ही उन्हें जल में सुगम गति करने में भी क्या करती हैं, सहायता करती हैं। मछली के गिल यानी क्लोम होते हैं, जो उसे जल में श्वास लेने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। तो जहाँ पे जैसा स्थिति है वहाँ का जीव उसी प्रकार से रहता है। जिन विशिष्ट संरचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में रहने योग्य बनाती है, अनुकूलन कहलाती है। इसको CDP में भी हमने पढ़ाया था। उसके लिए इस जो समायोजन, ये कई सारी आत्मसातीकरण, ये सब क्रिया चलती है। लेकिन यहाँ पे जानो, जिस विशिष्ट संरचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति में किसी पौधे अथवा जंतु को उसके प्रवेश में रहने योग्य बना देती है, उसी के अनुकूलन कहलाती है। किसी सजीव का वह स्थान जिसमें वह रहता है उसका आवास कहलाता है। किसी सजीव का वह स्थान जिसमें वह रहता है आवास कहलाता है। और अपने भोजन, वायु, शरण स्थल, वह स्थान जिसमें वह जो है एवं अन्य आवश्यकताओं के लिए जीव पर अपने आवास पर ही क्या करता है, निर्भर रहता है। जैसे हम लोग अभी किस पर निर्भर है, तो सरकारी जॉब पर निर्भर है। जॉब मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो ज़िंदगी क्या हो जाएगी, बदरंग हो जाएगी। जिंदगी के कश्ती कहाँ ले जाते हैं कुछ पता नहीं, अंधेरों में हम निकले हैं उजालों की तलाश में, पर कहाँ ले जाती है पता नहीं। हाँ, इतना विश्वास तो जरूर है, अगर कर्म कर रहे हैं तो सफलता जरूर मिलेगी। और आवास में रहने जंतु जो अपना रहता है, उसमें अपना खाना पीना, सोना, आवश्यकता की चीज़ों रखना, ये सभी आवास के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद स्थल, जमीन पर पाए जाने वाले पौधे एवं जंतुओं के आवास को स्थलीय आवास कहते हैं। वन, घास के मैदान, मरुस्थल, तटीय एवं पर्वतीय क्षेत्र स्थलीय आवास के कुछ उदाहरण हैं। जलाशय, दलदल, झील, नदियाँ, समुद्र, जहाँ पौधे एवं जंतु जल में रहते हैं, जलीय आवास कहलाते हैं। अब कुछ जंतु जल में रहते हैं, तो उनका जलीय आवास हो जाता है। कुछ जंतु हवा में रहते हैं, तो वायु उनका, जो हवा उनका आवास यानी आकाश उनका आवास हो जाता है। कुछ जंतु पेड़ पौधे पर रहते हैं, तो वो घोंसले बनाकर रहते हैं, तो पेड़ पौधे पर उनका आवास हो जाता है। कुछ जंतु जमीन पर रहते हैं, तो जमीन पर आवास। ये जो सीटेट में होता है क्वेश्चन, NCERT से बनता है, और NCERT में एक चैप्टर ही है आवास। तो वहाँ पे ये दिखाया गया है कि जो कौवा सबसे ऊंचे पेड़ पर बैठता है घोंसलों में, गिद्ध सबसे ऊंचाई पर उड़ता है, और चील बाज गिद्ध का जो देखने की क्षमता है वह बहुत दूर तक होती है, हम लोगों से कई गुना होती है। तो ये सब आवास का चैप्टर जो है NCERT में है, इसलिए वहाँ से क्वेश्चन इसमें बनता है। किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव जैसे कि पौधे एवं जंतु उसके जैव घटक हैं। जैव घटक क्या होते हैं, तो वह जिसमें जीव पाए जाते हैं, और वह जानवर जिसमें जीव पाए जाते हैं वह जैव घटक कहलाते हैं। चट्टान, मिट्टी, वायु, जल जैसी अनेक निर्जीव वस्तुओं के आवास को अजैव घटक कहते हैं। सूर्य का प्रकाश एवं ऊष्मा भी परिवेश के अजैव घटक के हैं।
सजीव बहुत ठंडे और बहुत उष्ण परिवेश में भी पाए जाते हैं। वे जीवित रहते हैं जो अपने आप को बदलते परिवेश के अनुसार अनुकूलित कर लेते हैं। तो आवास क्या है? जहाँ पे कोई जीव अपने आप को रहता है, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है, जहाँ उसके परिवार रहते हैं, आवास कहलाता है। और अनुकूलन क्या होता है? तो जिस भी वातावरण में जाए उसी वातावरण के अनुसार अगर वह ढल जाए तो वही अनुकूलन कहलाता है। कुछ स्थलीय आवास भी होते हैं, जैसे मरुस्थल हो गया। मरुस्थल में जो रहने वाले चूहे, सांप, ऊंट की भांति लंबे पैर नहीं होते, दिन में तेज गर्मी से बचने के लिए रात्रि में भूमि के अंदर चले जाते। ये क्वेश्चन सारे सीटेट में पूछे गए हैं, कभी क्वेश्चन को भी मैराथन ले लूँगा। और अंदर बिलों में रहते हैं। रात्रि के समय जब तापमान में कमी आती है तब ये जंतु क्या करते हैं? बाहर आते हैं। मरुस्थल का एरिया अगर देखोगे तो वहाँ पे अत्यधिक गर्मी भी पड़ती है और अत्यधिक ठंडी भी पड़ती है, यानी तापांतर वहाँ पे बहुत पाया जाता है। दिन में ताप बहुत गर्म हो जाएगा और रात में ताप जो है बहुत ठंडा हो जाता है। अगर देखोगे तो यहाँ पे जो है पेड़ पौधे कैसे कटीले पेड़ पौधे पाए जाते हैं। कांटा क्यों होते हैं? जो पत्तियाँ होती हैं मरुस्थलीय क्षेत्रों में वही कांटा का रूप ले लेती हैं, कांटे का रूप लेने का जिससे वाष्पीकरण कम होता है और पानी की खपत क्या होती है? तो कम होती है। इसीलिए मरुस्थलीय पेड़ पौधे में कांटे पाए जाते हैं। मरुस्थल का जहाज तो ऊँट को कहा जाता है, लेकिन मरुस्थल में चूहे भी पाए जाते हैं और सांप भी पाए जाते हैं। चूहे और सांप में तो लंबे पैर नहीं होते हैं, इसलिए दिन में जो है एक बिल में घुस जाते हैं और गर्मी से बचने के लिए, और रात में बिल से क्या करते हैं? निकलते हैं, तो अपना विचरण करते हैं। मरुस्थलीय पौधे वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की बहुत कम मात्रा निष्कासित करते हैं और मरुस्थलीय पौधे में पत्तियां या तो अनुपस्थित होती हैं या बहुत छोटी होती हैं और कुछ पौधों में पत्तियां कांटों का रूप ले लेती हैं। इन पौधों में प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः तने में होता है। पत्तियां अगर नहीं है तो प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो तने में होता है। तना एक मोटी मोमी परत से ढकी होती है जिससे पौधों को जल संरक्षण में सहायता मिलती है। जो मरुस्थलीय वाले पौधे होते हैं पत्ते किसका रूप ले लेते हैं? कांटे का। और ये सब कैसे वाष्पोत्सर्जन करते हैं? तो तने से वाष्पोत्सर्जन करते हैं और वह तनों पर एक मोटी परत पाई जाती है जिससे जो पानी की खपत कम हो वह सहायता करती है। अधिकतर मरुस्थलीय पौधे की जड़ें जल अवशोषण के लिए मिट्टी में बहुत गहराई तक चली जाती हैं। इसी प्रकार देखोगे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मरुस्थल में उगने वाले पौधे तो नाग, फर्न, कटीली झाड़ियाँ और वहाँ पे पाए जाने वाले जीव सांप, चूहे, ऊंट, ये सभी हैं। उसके बाद देखते हैं पर्वतीय क्षेत्र। पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतु भी वहाँ की परिस्थिति के प्रति अनुकूलित होते हैं। अनुकूलन मतलब खुद को वहाँ उस वातावरण के अनुसार ढाल लेना अनुकूलन कहलाता है। अब जो नहीं अनुकूलित हो पाता है वह उस वहाँ के एरिया से क्या हो जाता है? धीरे धीरे खत्म हो जाता है। शरीर को गर्म रखने के लिए याक का शरीर लंबे बालों से ढका होता है। पहाड़ी तेंदुओं के शरीर पर फर होते हैं। यह बर्फ पर चलते समय उसके पैरों पर को ठंड से बचाता है। पहाड़ी बकरी के मजबूत खुर उसे ढालदार चट्टानों पर दौड़ने के लिए अनुकूलित बनाते हैं। तो पर्वतीय क्षेत्र में भी सभी लोग रहते हैं। तो पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले सब जो उसके
अनुसार होते हैं। जैसे याक के ऊपर लंबा बाल होता है जिससे ठंडी से बचाती है, और जो बकरियां होती हैं उसमें मजबूत खुर होती हैं ताकि दौड़ने में, चट्टानों पर दौड़ना पड़े तो आसानी से हो जाए। पहाड़ी तेंदुओं के शरीर पर फर होते हैं, तो और इनके पैर के जो है गद्देदार नीचे होते हैं जिससे वहां से जो है ठंड से बचाते हैं। अब कुछ जलीय आवास देखते हैं, जैसे समुद्री। बहुत से समुद्री जंतुओं का शरीर में भी धारा रेखीय होता है जिससे वह जल में सुगमता से चल सकते हैं। स्क्विड, ऑक्टोपस जैसे कुछ समुद्री जंतुओं का शरीर आमतौर पर धारा रेखीय नहीं होता। तो हालांकि समुद्र में रहने वाले जीवों का शरीर धारा रेखीय होता है, लेकिन कुछ अपवाद होते हैं, जैसे स्क्विड हो गया, ऑक्टोपस। डॉल्फिन एवं व्हेल जैसे जंतुओं में गिल नहीं होते। इस शरीर पर स्थित नासा द्वार अथवा वात छिद्रों द्वारा श्वास लेते हैं। ये जल में लंबे समय तक बिना श्वास लिए रह सकते हैं। हालांकि सभी मछलियों के अंदर गलफड़े गिल्स पाए जाते हैं, जबकि व्हेल और शार्क जो है के अंदर नहीं पाए जाते हैं। हालांकि अब की बार प्रश्न उठा था, इसमें से कौन है डॉल्फिन, शार्क, मछली, रोहू, तो ऐसे दे दिया था। आगे है मृदा। मृदा कैसे होती है? तो अनेक परतों की बनी होती है। मृदा में उपस्थित सड़े गले जैव पदार्थ ह्यूमस कहलाते हैं। पवन, जल और जलवायु की क्रिया से सेलों के टूटने पर मृदा का निर्माण होता है। यह प्रक्रम क्या कहलाता है? अपक्षय कहलाता है। मृदा की विभिन्न परतों से गुजरती हुई ऊर्ध्वकाट मृदा परिच्छेदिका कहलाती है। प्रत्येक परत स्पर्श, रंग, गहराई, रासायनिक संगठन में क्या होती हैं? भिन्न होती हैं, और ये परतें स्तर स्थितियां कहलाती हैं। मिट्टी को देखोगे तो कई परत में होती हैं और हर परत की क्वालिटी अलग अलग होती है। उसमें हर परत में अलग अलग पदार्थ पाए जाते हैं और सभी क्वालिटी जो है क्या होती हैं? अलग अलग होती है। मृदा परिच्छेदिका को कुएं की खुदाई करते समय अथवा किसी इमारत की नींव खोदते समय भी देखा जा सकता है। इसे पहाड़ों पर, सड़कों के किनारे, नदियों के किनारे पर भी देखा जा सकता है। जहाँ पे भी मिट्टी का कटान होता है वहाँ पे कई सारे परत में इस प्रकार क्या किया जा सकता है? देखा जा सकता है। सबसे ऊपर वाली जो संस्तर स्थित होती है सामान्यतः गहरे रंग की होती है, क्योंकि यह ह्यूमस और खनिजों की समृद्ध होती है। तो प्रश्न पूछ लिया जाता है कि पेड़ पौधे के लिए पृथ्वी की कौन सी परत उत्तरदायी है? तो सबसे ऊंची वाली परत उत्तरदायी होती है, क्योंकि यह जो खनिजों से भरपूर होती है। ह्यूमस मृदा को उर्वर बनाता है और पादपों को पोषण प्रदान करता है। जो सड़े गले चीज होते हैं यह क्या बनाते हैं? तो ह्यूमस से ही जो है मृदा कैसी बनती है? उर्वर बनती है, जिससे पेड़ पौधे जो है होते हैं। यह परत सामान्यतः मृदु, संरद्र और अधिक उपजाऊ को धारण करने वाली होती है। इस शीर्ष मृदा अथवा ए संस्तर स्थित कहते हैं। छोटे पादपों की जड़ें पूरी तरह से शीर्ष मृदा में ही रहती हैं। शीर्ष मृदा के नीचे की परत में ह्यूमस कम होती है, लेकिन खनिज अधिक होते हैं। यह परत सामान्यतः अधिक कठोर और अधिक समृद्ध यानी घनी होती है। और भी संस्तर स्थित या मध्य परत जो कहलाती है, इसमें जो है ह्यूमस बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। तीसरी परत जो होती है सी संस्तर स्थित, जो दरारों और विदरों युक्त सेलों के छोटे ढेलों की बनी होती हैं। इस परत के नीचे आधार सेल होता है जो कठोर होता है
इसे फावड़े से खोदना कठिन होता है। फावड़ा कुदाल तो पता होगा, फावड़ा इस प्रकार चौड़ा होता है और कुदाल जो है इस प्रकार होता है, पतला होता है। अब देखते हैं मृदा के प्रकार जो सीटेट में पूछे जा रहे हैं, उसी अनुसार देखेंगे। अब भूगोल में तो 8 प्रकार से हैं, तो उस हिसाब से नहीं देखेंगे, जो सीटेट के लिए यानी एनसीईआरटी में दिया गया उसी हिसाब से हम देखते हुए चलेंगे। तो क्ले, लोम, ग्रेवल, सैंड। मृदा के प्रकार की बात करें तो मृदा सैल, कणों और ह्यूमस का मिश्रण मृदा कहलाती है। क्या कहलाती है? तो सैल, कण और ह्यूमस का मिश्रण मृदा कहलाती है। यदि मृदा में बड़े कणों का अनुपात अधिक होता है तो वह बलुई मृदा कहलाती है। यदि मृदा में जो है, जो मृदा का आकार है वह जो है बड़ा आकार में हो, उसे क्या कहते हैं? तो बलुई मृदा कहते हैं। और यदि बारीक यानी सूक्ष्म कणों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक रहता है तो यह मृणमय मृदा कहलाती है। और यदि बड़े और छोटे कणों की मात्रा लगभग समान होती है तो यह दोमटी मृदा कहलाती है। यानी सबसे बड़ी बड़ी मृदा अगर है तो बलुई, और सबसे छोटी है तो मृणमय, और अगर दोनों का मिक्सचर है तो दोमटी मृदा कहलाती हैं। बालू के कण अपेक्षाकृत बड़े होते हैं और ये आसानी से एक दूसरे से जुड़ नहीं पाते हैं, अतः इनके बीच में काफ़ी रिक्त स्थान होते हैं, जिन ये रिक्त स्थान जो हैं वायु से भरे होते हैं। बलुई मृदा हल्की, सुवातित और शुष्क होती है। मृत्तिका चिकनी मिट्टी के कण सूक्ष्म, बहुत छोटे होने के कारण परस्पर जुड़े होते हैं और उनके बीच रिक्त स्थान जो है बहुत कम होता है। चिकनी मिट्टी में वायु कम होती है, लेकिन यह भारी होती है क्योंकि इसमें बलुई मृदा की अपेक्षा अधिक जल क्षमता रहती है। बलुई मृदा, अगर देखो प्रश्न पूछेगा सबसे सर्वाधिक तेजी से कौन सी मिट्टी पानी को सोखती है, तो बलुई, और सबसे आराम से चिकनी, क्योंकि चिकनी में बहुत कम प्लेस होता है जिससे पानी जो है धीरे धीरे सोखता है, जबकि बालू के अंदर बहुत अधिक जो है जगह होते हैं, इसलिए पानी को जो है जल्दी सूख जाते हैं। पादपों को उगाने के लिए सबसे अच्छी शीर्ष मृदा दोमट है, और दोमटी मृदा बालू, चिकनी मिट्टी और गाद नामक अन्य प्रकार की मृदा कणों का मिश्रण होती हैं। दो से बनी होती हैं। मृदा में उपस्थित सड़े गले जैव पदार्थ ह्यूमस कहलाते हैं। तो क्यों ह्यूमस क्या है? तो मृदा में सड़े गले जो पदार्थ हैं वह ह्यूमस कहलाते हैं। पवन, जल और जलवायु की क्रिया से सैलों, चट्टानों के टूटने पर मृदा का निर्माण होता है। तो मृदा का निर्माण कैसे होता है? तो चट्टानों के हवाओं, वर्षा, आर्द्रता, इन सभी के तोड़फोड़ से मृदा का निर्माण चट्टानों से होता है। यह जो प्रक्रम है अपक्षय कहलाता है। क्या कहलाता है? तो अपक्षय कहलाता है। मृदा की विभिन्न परतों से गुजरती हुई ऊर्ध्वकाट मृदा परिच्छेदिका कहलाती है। अगर मिट्टी है उसको अगर हम काट दें तो उसको परत परत उसमें दिखाई देती है, तो वो जो परत परत होती है उसी को मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। प्रत्येक परत स्पर्श यानी गठन, रंग, गहराई और रासायनिक संगठन में भिन्न होती हैं। ये परतें सस्तर स्थितियाँ कहलाती हैं। ये जो परत होती हैं सस्तर स्थितियाँ कहलाती हैं। मृदा परिच्छेदिका को कुएं की खुदाई करते समय अथवा किसी इमारत की नींव खोदते समय भी देखा जा सकता है।
इसे पहाड़ों पर, सड़कों के किनारे अथवा नदियों के खड़े किनारों पर भी देखा जा सकता है। सबसे ऊपर वाली जो संस्तर होती है स्थिति सामान्यतः गहरे रंग की होती है, क्योंकि यह ह्यूमस और खनिजों से समृद्ध होती है। मृदा की परत जो है सबसे ऊपरी वाली जो होती है वही खेती के लिए जो है उपयुक्त मानी जाती है। और मृदा की से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं यही एनसीईआरटी से ही डाटा उठाए जाते हैं और इसमें खनिजों से समृद्ध होती हैं। ह्यूमस मृदा को उर्वर बनाते हैं। उर्वर क्या होता है, तो जब मिट्टी में पेड़ पौधे बढ़िया से उग जाएं, यानी जिसमें खनिज लवण की कमी ना रहे, उस मिट्टी को हम उर्वरा मिट्टी कहते हैं, यानी जिसमें कृषि आसानी से किया जा सके। और पादपों को पोषण प्रदान करती है। यह परत सामान्यतः मृदु, समृद्ध और अधिक जल को धारण करने वाली होती है। इसे शीर्ष मृदा अथवा ए संस्तर स्थिति कहते हैं। छोटे पादपों की जड़ें पूरी तरह से शीर्ष मृदा में ही रहती हैं। शीर्ष मृदा से नीचे की परत में ह्यूमस कम होती हैं, लेकिन खनिज अधिक होते हैं। यह परत सामान्यतः अधिक कठोर और अधिक संहत यानी घनी होती है। और बी संस्तर स्थिति यह मध्य परत कहलाती है। जो मृदा की परत होती है सबसे ऊपरी परत उर्वरता से पूर्ण होती है, उर्वरा होती है, उर्वर होती है। और जो छोटे छोटे पौधे होते हैं इनकी जड़ें ऊपर ही होती है, जबकि जो भारी पेड़ पौधे होते हैं उनकी जड़ें नीचे जाती हैं। और जबकि ऊपर जो है केवल जो है खनिज ही मिलते हैं और नीचे जो है और खनिज भी मिलते हैं। तीसरी परत जो होती है सी संस्तर स्थिति कहलाती है, जो दरारों और विदरों युक्त शैलों के छोटे छोटे ढेलों की बनी होती है। इस परत के नीचे आधार शैल होता है जो कठोर होता है और इसे फावड़े से खोदना कठिन होता है। अब आगे देखते हैं जो एनसीईआरटी में मृदा के प्रकार जिस हिसाब से दिए गए हैं उसको देखते हैं। शैल कणों और ह्यूमस का मिश्रण मृदा कहलाता है। यदि मृदा में बड़े बड़े कणों का अनुपात अधिक होता है तो बलुई मृदा कहलाती है। अगर मृदा में कणों का आकार थोड़ा बड़ा बड़ा है तो कौन सी मृदा कहलाएगी? बलुई मृदा। और यदि बारीक सूक्ष्म कणों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होती है तो यह मृणमय मृदा कहलाती है। अगर इससे छोटा छोटा और भी इसमें मिल जाए तो यह मृदा मृणमय मृदा कहलाती है। यदि बड़े और छोटे कणों की मात्रा लगभग समान होती है तो यह दोमटी मृदा कहलाती है। अगर बड़े और छोटे कणों की संख्या समान हो तो यह मृदा कौन सी कहलाती है? दोमटी मृदा कहलाती है। बालू के कण अपेक्षाकृत बड़े होते हैं। ये आसानी से एक दूसरे से जुड़ नहीं पाते, अतः इनके बीच काफ़ी रिक्त स्थान होते हैं। ये स्थान वायु से भरे होते हैं, जबकि छोटे छोटे मिट्टी के जो कण होते हैं उसमें जो है जगह कम होती है और उसमें वायु भरे नहीं होते हैं। बलुई मृदा हल्की, सुवातित और शुष्क होती है। मृत्तिका यानी चिकनी मिट्टी के कण सूक्ष्म बहुत छोटे होने के कारण परस्पर जुड़े रहते हैं और इनके बीच रिक्त स्थान बहुत कम होता है। चिकनी मिट्टी में वायु कम होती है, लेकिन यह भारी होती है क्योंकि इसमें बलुई मृदा की अपेक्षा अधिक जल रहता है। जो बलुई मृदा होती है उसमें कम जल रहता है, जबकि चिकनी मिट्टी में अधिक जल रहता है। पादपों को उगाने के लिए सबसे अच्छी मृदा शीर्ष मृदा दोमट है। दोमटी मृदा बालू, चिकनी मिट्टी और गाद नामक अन्य प्रकार की मृदा कणों का मिश्रण होती हैं। आगे देखते हैं मृदा और फसलें।
पवन, वर्षा, ताप, प्रकाश और आर्द्रता द्वारा मृदा प्रभावित होती हैं। ये प्रमुख जलवायु यानी जलवायु संबंधी कारक हैं जो मृदा परिच्छेदिका को प्रभावित करते हैं और मृदा संरचना में परिवर्तन लाते हैं। मृणमय मृदा और दोमटी मृदा दोनों ही गेहूं और चने जैसी फसलों की खेती के लिए उपयुक्त होती हैं। ऐसी मृदा की जल धारण क्षमता अच्छी होती है। धान के लिए मृत्तिका एवं जैव पदार्थ से समृद्ध अच्छी जल धारण क्षमता वाली मृदा आदर्श होती है। मसूर और अन्य दालों के लिए दोमटी मृदा की आवश्यकता होती है जिनमें से जल की निकासी आसानी से हो जाती है। गेहूं जैसी फसलों महीन मृणमय मृदा में उगाई जाती है क्योंकि यह ह्यूमस से समृद्ध और अत्यधिक उर्वर होती है। तो आज के सेशन में हम सीटेट के एनसीईआरटी साइंस में मृदा के चैप्टर को देखा और इसमें कौन सी फसल उगाई जाती है इसको भी देखा। तो आज के सेशन में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।